जी, तो जो आप पूछ रहे हैं कि भैया भैया मेरा एक प्रस्ताव था जी भैया। कि जैसे आप इस ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, तो सूत्र आपके हाथ में ही रखें और इसकी जो दिशा वगैरह हो, वो सबकी सहमति से सब उस प्रस्ताव पे सहमत हो जाएं, तो उस पे अपन चल सकें। तो वो थोड़ा सा उसको गवर्न करने का काम थोड़ा सा आप देख लें, तो वो बात इधर उधर भटके नहीं और जो जो क्रम हम एक बार तय कर लें उसी पे चल पाए। तो जी भैया। वो थोड़ा आप वंदन भैया आप उसको देख लें, तो मेरे ख्याल से वो तो हमने उस दिन किया ही था और सभी लोग उस पर सहमत हुए भी थे। ग्रुप में डाला वो था, वहाँ भी सबकी सहमति ग्रुप में थी कि हुआ। फिर क्या होता है कि मतलब अ, हाँ, और कोई मतलब हम में से कोई उस बात को अपने हाथ में लेके अपने हिसाब से उसको चला लेता है, तो जो पूरी ग्रुप की जो मेहनत होती है वो बेकार हो जाती है। तो इसीलिए क्या है कि आप थोड़ा सा उसको अपने हाथ में सूत्र को रख के और जिस हिसाब से एक बार व्यवस्था बन जाए उसी हिसाब से उसको चलाएं। और अगर उसमें चेंज करना है तो एक प्रस्ताव के रूप में वापस बात करके फिर वापस आप सबसे प्रस्ताव ले लें या सहमति ले लें उस पे, तो वो क्या थोड़ा लॉन्ग टर्म अपना चल पाएगा। जी, ठीक है। मुझे तो यही ठीक लग रहा है कि कुछ सभी की ओर से कुछ मेहनत हो, कि कुछ सोचे, कुछ पढ़े, कुछ समझने के प्रयास सबके चलते रहे, अपने जीने में कुछ देखे और उससे जो निकल के आता है उसको शेयर करें। तो इससे क्या है कि सबके दृष्टिकोण से क्या-क्या प्रश्न बनते हैं, क्या-क्या जीने में दिखते हैं, वो सब दिख हमको मिलता रहे। एक मेरा और क्वेश्चन है वंदन भैया। मैं कल पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि मैं डिस्कस करूंगी, तो मुझे अभी याद आया। तो मैं एक पैराग्राफ है परिचय में, वो भी हमारे ग्रुप में वहाँ जो हम पठन करें वहाँ पे भी डिस्कस हुआ था। तो बट मेरे को मतलब मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुन पाई, मैं थी नहीं उस सेशन में, पर अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये पेज नंबर 17 है, 17 और 18 पे है। मैं इसको पढ़ लेती हूँ। इस ढंग से 4 भाग में पूरे दर्शन को लिखा। इनका मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। अस्तित्व में सम, विषम और मध्यस्थ शक्तियां अर्थात गतियां हैं। इसके अपने अपने ढंग के परिणाम हैं, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत ध्येय है। इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक जितने भी वैज्ञानिक, ज्ञानी, अज्ञानी, जिनको भी इसकी गंध लगी है, वो चमत्कृत होते ही हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सम विषम शक्तियों को मानने की जगह में है मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी भारी कमी और खामी रह गई, इसलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई। तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इन चारों बातों को, 4 तथ्यों को समझने समझाने का कार्य किया है। इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। तो भैया मैं इस पर चर्चा चाह रही थी। एक तो वैज्ञानिक जो सम और विषम को तो पहचान पाए, मध्यस्थ को नहीं पहचान पाए। थोड़ा सा अगर साइंस के दृष्टिकोण से भी कि कैसे नहीं पहचान पाए, या वो मध्यस्थ मतलब वास्तव में क्या है, जिसको हम मतलब आदरणीय नागराज जी देख पा रहे हैं, लेकिन जनरली जो लोग हैं वो नहीं देख पा रहे हैं या पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक ये अलग अलग जो इन्होंने 4 वर्ड्स दे दिए, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता और मध्यस्थ जीवन, इन चारों को कैसे समझेंगे, ये था भैया। जी। तो ये तो एक साथ 3 प्रश्न आ गए, एक सुनील भैया का, स्क्रीन एक शेयर तो करो, दिलवाना स्क्रीन भैया का। ज्योति हैं? जी स्क्रीन तो शेयर करो। वो क्या, वो जो आपने पहले का पढ़ा अभी, या ग्रुप में हाँ, डालो उसका व्हाट्सएप पे जो मैंने। हाँ, ग्रुप में डाल देती हूँ मैं। स्क्रीन में नहीं कर पाऊँ, मैं ग्रुप में डाल। जी, तो अब इसी पे बात करते हैं।
तो ये जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको, कि विज्ञान देखिए बहुत बड़ा विषय तो है ही ना। वो ज्यादातर बार क्या करते हैं हम लोग कि बहुत आसानी से समीक्षित करने का प्रयास करते हैं और वो होता नहीं है, पूरा पूरा होता नहीं वो। तो बाबा जी करे वो समीक्षा तो वो 1-2 वाक्यों में कर सकते हैं कि विज्ञान पूरा वस्तुमूलक रह गया या ये हो गया। तो ये वस्तुमूलक रह गया ये कैसे कह रहे हैं, तो उसके लिए फिर एक पूरा लंबा सोचने का काम है। लेकिन जो एक साधारण सी कमी दिखती है कि विज्ञान भी बढ़ा और अब मध्यस्थ दर्शन में भी इतना अध्ययन किया इसके बाद में, कि मान लो परमाणु से शुरू करें, तो परमाणु में जो व्यवस्था बताई गई है विज्ञान के नजरिए से ना, तो उसमें किस आधार पे गठन हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो क्यों घूम रहे हैं। तो इसका एक सामान्य उत्तर यह है कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है, दो अलग अलग वीजभार है उनके बीच आकर्षण होगा। तो अब सारे प्रोटॉन आकर के सेंटर में बैठ के न्यूक्लियस जिसको कह रहे हैं, साथ में न्यूट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन है वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। इर्द गिर्द ही क्यों घूमते हैं, तो उसका भी एक कारण है जो कि सेम पृथ्वी और सूरज के साथ भी जो वो थियरी अप्लाई करते हैं कि वो पास भी जा रही है और घूम भी रही है। पास जा नहीं रही लेकिन ऐसा लगता है कि पास जा रही है। वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थियरी है, लेकिन उसको बहुत आसानी से देखे, आसान शब्दों में देखे तो कहता ये है कि एक तो आकर्षण बल लगता है उसको, पृथ्वी की बात करें थोड़ा आसान लगेगा कल्पना करना। तो पृथ्वी खींच क्यों नहीं जा रही, सूरज के अंदर चली क्यों नहीं जा रही, तो चूंकि वो घूम रही है गोल, तो हर वक्त उसका जो घूमने का गति है वो इस खिंचाव के 90 डिग्री में है। तो जब भी कोई बल, दो तरह के बल 90 डिग्री में लगते हैं तो उनका असर जो है वो नहीं रहता। तो इसलिए नहीं रहता मतलब असर रहता है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखता। तो पृथ्वी है वो खींचती नहीं है सूरज की ओर, मतलब सूरज के अंदर नहीं घुस जा रही, उसके पास भी नहीं जा रही, जिस कक्षा में है वहीं रह रही है स्टेबल, क्योंकि उसकी अपनी कोई वेलोसिटी है सर्कल में और वो उस बल से 90 डिग्री में। इसी सिद्धांत को अप्लाई करके, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ, इस पे काफी डिटेल है कि वेलोसिटी कितनी चाहिए और वो सब चीजें होती है। तो इसी सिद्धांत को यूज करके हमने सैटेलाइट भी छोड़ना शुरू कर दिया इसी को समझ के कि भाई सैटेलाइट गिर नहीं जाएगा धरती पर, क्यों नहीं गिर रहे, ताकि उसके सर्कुलर मोशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी सर्कुलर मोशन उस पर रखेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है वो रिजल्ट नहीं देगा। तो अब ये हो गया है ना। अब इसमें हम देखें कि इन्होंने किन किन तरह के सिद्धांतों का यूज किया। तो आकर्षण बल का यूज किया, तो इसको कहे कि एक खिंचाव बल का यूज किया, ठीक है। दूसरा ये कहे कि भाई सब प्रोटॉन मिल गए एक न्यूक्लियस में, वहां वो लोग ये सोच रहे हैं कि अब सब प्रोटॉन के बीच तो अपाकर्षण होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए, तो भी इतने सारे प्रोटॉन क्यों एक जगह जाके बैठ जाते हैं, तो वो तो पूरा ब्लास्ट हो जाना चाहिए ना न्यूक्लियस, लेकिन नहीं हो रहा। तो फिर कह रहा है कि भाई एक कोई ऐसा भी बल है जो इस न्यूक्लियस को बांध के रखता है, वो कौन सा बल है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, उसकी भी थियरीज बन रही है, लेकिन इतना ऑथेंटिक मतलब कोई थियरी बन गई हो ऐसा अभी तक तो शायद नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे बल वो लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मेनली 4 बल बताते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रिकल बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे ऐसे ही शायद है 4 बल जब यहाँ तक मुझे याद है। तो उसमें क्या करते हैं कि जो मूल सिद्धांत लेते हैं वो यही है, या तो वस्तु एक दूसरे की ओर खींची जाती है या एक दूसरे से दूर जाती है। तो उसी अर्थ में जब वो पूरा चीजों को फैलाते हैं, परमाणु से लेकर के सभी वस्तुओं के होने तक, ये टेम्परेचर को जिस तरह से देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जिस तरह से देखते हैं, साउंड को जिस तरह से देखते हैं, इन सभी में जिन जिन प्रभावों की बात कर रहे हैं वो परस्परता में इन सब बलों की ही बात कर रहे हैं। वैसे सूरज और पृथ्वी या चंद्र और पृथ्वी को लेकर के फिर शुरू करते करते पूरे सौर मंडल तक या पूरी गैलेक्सी तक या पूरे ब्रह्मांड तक की जो भी थियरीज बनती है, उनमें भी यही सिद्धांत रहता है कि या तो चीजें खींचती है एक दूसरे की ओर या तो दूर जाती है। तो जो बल को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो बाबा जी ने बताया
और जो कि एक बहुत क्रांतिकारी बात है ही यदि विज्ञान के नजरिए से देखें तो, कि एक मध्यस्थ बल नाम का भी बल है, जहाँ चीजें खींचती भी नहीं है और दूर भी नहीं जाती है, और वो शून्य में संपृक्त होने की वजह से है। तो जिसको मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ बल कह रहे हैं, और मध्यस्थ सत्ता भी उसको ही कह रहे हैं। तो इस तरह से विज्ञान जहाँ अधूरा पड़ रहा है या उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये बहुत सारी थियरी हम क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि वो या तो सम या तो विषम बल और शक्ति को ही लेकर के चलते रहते। तो बहुत सारे जो सवाल है कि भाई इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं लेकिन क्यों घूम रहे हैं, तो फिर वो मध्यस्थ सत्ता में संपृक्त है। तो जो मध्यस्थ बल है उसके कारण उसमें श्रमगति परिणाम है, और श्रमगति परिणाम ही उसकी मूल चेष्टा है। तो श्रम कर रहा है, उसकी कुछ गति बन रही है और कुछ परिणाम दे रहा है गठन के रूप में। तो ये विज्ञान के नजरिए से नहीं बैठता। तो इस तरह से इस पूरी बात को देखा जा सकता है कि विज्ञान का जो भी मूल सिद्धांत बने हैं सब आवेशात्मक गति के आधार पे ही बने हैं। लाइट को भी देखे तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन आवेशित होकर के एक अपर लेवल के ऑर्बिट में जाता है और फिर वहां से वापस आता है, तो तब वो जो ऊर्जा छोड़ता है, एनर्जी फोटोन के रूप में दिखती है, तो उसी को लाइट कह रहे हैं। तो हर बात को आवेशात्मक गति से, सम विषम गति से ही वो लोग डिफाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर भी काफी कुछ कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं कर पाए, बिल्कुल अंधेरे में घूम रहे ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कर लिया इतने से। लेकिन अभी भी जहाँ उनको कमी लग रही है या जहाँ कुछ थियरी नहीं बन पा रही, जहाँ कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पा रहे, वो बातें इससे सॉल्व होती है। और बाकी सभी भी इसी से डिपेंड होता ही है। बाबा जी ने भी इन चीजों को डिफाइन किया ही है, बहुत डिटेल में नहीं किया, थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया है, जिसको समझना बहुत मुश्किल भी है, लेकिन हो जाता है बहुत अच्छे से। ये तो मतलब इतना कह दिया बाबा ने कि सब मध्यस्थ बल से आप सोचोगे तो भी सब चीजें आप समझ पाओगे और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए इस दर्शन का नाम भी मध्यस्थ दर्शन दिया, कि मुख्य रूप से जो विज्ञान पक्ष के नजरिए से देखे तो मध्यस्थ बल को समझ नहीं पाए लोग, तो उसको मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, शक्ति और मध्यस्थ बल तीनों एक ही को कह रहे हैं मुख्य रूप से। उसको इंगित अलग अलग दृष्टि से कर रहा है कि बल का कोई एक अलग हमको पहचान बनता है, शक्ति की कोई अलग पहचान बनती है, और सत्ता को हम कुछ अलग नजरिए से समझने का प्रयास करते हैं कि उसमें सब नियंत्रित रहता है इस दृष्टि से। मध्यस्थ जीवन क्यों कहा, तो फिर वहां मैं मानता हूँ कि आध्यात्मवाद का नजरिया आ गया, क्योंकि जीवन का विज्ञान से तो कोई लेना देना है ही नहीं अभी तक। अभी थोड़ा थोड़ा कॉन्शियसनेस पे हो रहा है रिसर्च, लेकिन बहुत कम है वो अभी तक, जितना विज्ञान आगे बढ़ गया उसकी तुलना में। लेकिन अध्यात्म में ये कहा गया कि जीवन होता है या तो बहुत ऐसी स्थिति में होता है कि उसको कुछ लेना देना नहीं, कोई मोह माया नहीं, जो अजय भैया बार बार बताते हैं समीक्षा के रूप में, या ऐसा जीवन होता है जो बिल्कुल ब्रह्म में चूर हो गया एकदम। तो ये कहा कि भाई जीवन मध्यस्थ होकर के या सम या विषम से दोनों से मुक्त होकर के अपने जिम्मेदारी के साथ एक व्यवस्था में अपने में व्यवस्थित और पूरी परिवार में भागीदारी या परिवार के साथ समाज में भागीदारी को निभा सकता है। तो इस दृष्टि से इसको मध्यस्थ जीवन कहा। और ये होगा कैसे, तो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता में अनुभूत होने से, उसको समझने से, उसी को हर जगह देखने से, अपने को भी उसी के एक अंश के रूप में उसी में संपृक्त होने का अनुभव करने से मध्यस्थ जीवन की स्थिति प्राप्त होती है। तो इसलिए उसको अध्यात्मवाद की दृष्टि से भी इसको मध्यस्थ दर्शन ही कहना ठीक बनता है, क्योंकि वहां भी ज्यादातर बहुत सम विषम वाले जीवन की बात की, या बहुत ऐसे मुक्त हो चुके जीवन की बात की, मतलब जिसको कोई लेना देना ही नहीं, वो आएगा ही नहीं धरती पे, ऐसे जीवन की बात की। तो दोनों के नजरिए से इसमें एक ऐसी बात है जो कि बहुत उपयोगी है, उसको मध्यस्थ शब्द से इंगित किया है, क्योंकि वो सम और विषम दोनों के बीच का कुछ है। मैं इसको इतना समझा हूँ। जी भैया, सब लोग भी अगर भैया आप सब लोगों से अगर कर लें तो एक बार सब क्या टेक अवे भी आ जाएगा। जी, तो क्रम से चलते हैं, आदित्य भैया से पूछते हैं।
जी आदित्य भैया, इसमें आपको कोई जोड़ने जैसा लग रहा हो या कहीं कुछ ना समझ में आया हो तो बता सकते हैं। एक भैया एक ये मध्यस्थ जीवन भी एक बार कोई भी बता दे, मध्यस्थ जीवन से क्या आशय निकले? उसको बहुत सरलतम करके देखे तो अनुभव संपन्न, आचरण संपन्न जीवन। जी भैया। दृष्टा पद प्रतिष्ठा संपन्न जो जीवन है, जिसने मध्यस्थ सत्ता को, मध्यस्थ बल को देख लिया है, अनुभव में ला दिया है, वैसा जीवन। बल को और शक्ति को भी थोड़ा देखे, बहुत स्पष्ट तो मुझे भी नहीं है, लेकिन बल जिसको कह रहे हैं कि प्रत्येक परमाणु के मध्यांश के रूप में कार्यरत गठन सूत्र और परस्पर अंशों की निश्चित दूरी को बनाए रखने में नित्य सहायक क्रिया। दूसरी परिभाषा है कि सम विषम आवेशों को स्वभाव गति में प्रतिष्ठित करने का बल। और मध्यस्थ शक्ति जिसको कहते हैं कि प्रत्येक इकाई में घटना के रूप में प्राप्त सम विषम आवेशों की सामान्य बनने के लिए स्वयंस्फूर्त कार्य गति। प्रत्येक इकाई में स्थिति में बल और गति में शक्ति अविभाज्य है। ठीक है, तो अनिरुद्ध भैया शायद बिजी, सॉरी आदित्य भैया शायद बिजी है। हाँ भैया ये जो आपने बोला यदि इको हो रहा है मध्यस्थ आपका शक्ति, हाँ एक कोई मिनट भैया, हाँ ये जो आपने बोला मध्यस्थ शक्ति, वो नहीं थोड़ा बैठा। आपने परिभाषा पढ़ी हाँ, ना अभी जो दोनों की परिभाषा करीब करीब एक ही बात को इंगित कर रही है कि जो सम विषम आवेश होते हैं उसको सामान्य बनाने की जो एक स्वयंस्फूर्त कार्य गति रहती है उसको शक्ति कहते हैं, और उसको सामान्य बनाने का जो एक क्या कहे कि एक निश्चित दूरी को बनाए रखने के लिए और मध्यांश के रूप में जो गठन होता है उसको करने के लिए जो एक सहायक क्रिया बता रहे हैं यहाँ पर, या आवेशों की स्वभाव गति जिसको कहते हैं, सम विषम आवेशों को स्वभाव गति में प्रतिष्ठित करने का जो बल है उसको मध्यस्थ बल कह रहे हैं। तो दोनों बात तो एक ही है, लेकिन उसको स्थिति गति के रूप में बता रहे हैं कि मध्यस्थ बल है वो स्थिति के रूप में बना रहता है, और जब भी कोई आवेश या सम विषम कुछ होता है तो उस वक्त उसको सामान्य करने का जो कार्य गति होता है, जो एक गति के रूप में होता है, उसको शक्ति कह रहे हैं। जैसे हम आस्वादन चयन को देखते हैं जीवन क्रिया में, तो उसमें एक को बल कहते हैं, एक को गति कहते हैं। मन को हम बल कहते हैं और आशा को गति कहते हैं। तो मन की अपनी एक स्थिति बनी हुई रहती है, उसके उस स्थिति के बने हुए होने के आधार पे समय समय पर आशाएं हमारी होती रहती है, हम चयन करते रहते हैं चीजों का, तो उसको गति के रूप में देखते हैं। तो दोनों है तो अविभाज्य है, दोनों को बहुत अलग करके देखना इतना आसान है नहीं, और उसको तर्क में इतना मतलब अलग कर देना भी बहुत उपयोगी भी है नहीं। जो उसमें देखने वाली बात है वो यह है कि एक अपनी स्थिति बनी रहती है, मन की कोई स्थिति है, उसके आधार पे ही हम चयन करते हैं चीजों का कि मुझे अभी एक चाहिए वो चाहिए। तो वैसे ही मध्यस्थ बल एक बल के रूप में, एक स्थिति के रूप में बना हुआ रहता है सत्ता में संपृक्त होने के कारण। समय समय पर जब भी कोई आवेशात्मक घटना बनेगी तो उसको सामान्य करने के लिए जो कार्य गति होगी वो मध्यस्थ शक्ति है। जी शार्दुल भैया, ये ठीक बता रहा हूँ मैं?
मैं थोड़ा व्यस्त हूँ भैया, बाकी ठीक बता रहे, बहुत बढ़िया। जी जी। हाँ भैया था। वैसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे कि अब तो बाबा जी यही बताना चाह रहे हैं ना कि जो भी अ, हम जो ये बोल रहे जागृति वाला, वो तब भी आई मीन उसके कंटेक्स्ट में ही हम ले सकते हैं, लेना चाहिए, राइट? नहीं नहीं, मतलब मैं तो देखता हूँ कि तीन तीन तरह से इसको देख सकते हैं। एक तो जो जागृति के अर्थ में, मतलब जागृत मानव में तो ये दिखेगा ही, तो वो तो इतना मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति उस हद तक दिखेगा कि आवेश होगा ही नहीं। जागृत मानव में यदि कल्पना करे कि क्या होगा, या अनुमान इसको कहे कि बाबा जी ने जो कुछ कहा या उनका जो आचरण था उसके ऊपर से हम एक अनुमान ये बना सकते हैं कि जागृत मानव में मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति ही इतना व्याप्त होगा उनके जीवन में, तो इसको मध्यस्थ जीवन ही बोल रहे हैं कि उस जीवन में फिर सम विषम आवेश दिखेंगे ही नहीं, पैदा ही नहीं होंगे। दिखेंगे ही नहीं का मतलब ये नहीं कि पैदा होंगे लेकिन बाहर नहीं दिखेंगे, लेकिन होंगे ही नहीं आवेश किसी प्रकार के, इसलिए उसको मध्यस्थ जीवन कहते हैं। दूसरा देखे कि हम में देखे, हम अभी जागृत हुए नहीं, लेकिन जब भी हम आवेशित होते हैं तो हमको पीड़ा क्यों होती है? जब भी हमको गुस्सा आ जाता है या जब भी हम चिढ़ जाते हैं या जब भी बहुत ये नेगेटिव तरह के विषमात्मक आवेश होते हैं, उसकी पीड़ा तो साफ दिख जाती है। सम की भी पीड़ा दिखनी शुरू होती है एक लेवल के बाद, कि किसी के प्रति ज़्यादा मोह हो रहा है या किसी के प्रति हम तो कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी, कोई स्वाद के प्रति एक लोलुपता हो गई। ये एक तरह से अच्छे लगने वाले आवेश है, लेकिन है तो आवेश ही और उसकी पीड़ा भी दिखती ही है। तो क्यों दिखती है? चूँकि अपने में भी मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति है ही, लेकिन इतने भ्रम हमने चढ़ा लिए अपने ऊपर कि उसको हमने थोड़ा ढाँक दिया है। तो इसीलिए जो ये बार-बार शब्द प्रयोग आता है कि चित्त शुद्धि करनी है या भ्रम मुक्ति होनी है, इसका तात्पर्य यही है कि कुछ बाहर से लाके मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति का कोई एक पेन ड्राइव आएगा और उसको ला करके इंस्टॉल करना है, ऐसा नहीं है। वो है ही अपने में, लेकिन जो आवरण चढ़ा लिए हमने अपने ऊपर, उसको शुद्ध करना है। तो मध्यस्थ जीवन तो हम भी हैं ही, हर एक जीवन मध्यस्थ जीवन है ही एसेंशियली, लेकिन अभी हम मध्यस्थ जीवन के रूप में जी नहीं पा रहे या हम खुद पहचाने ही नहीं है कि मैं मध्यस्थ जीवन हूँ। उसके बहुत सारे आवेश अपने सम विषम बने हुए हैं। तो ये दूसरा एक तरीका हुआ ना इसको देखने का। तीसरा तरीका जो है उसको प्रकृति में देख सकते हैं या किसी भी परमाणु में देख सकते हैं कि कोई भी अंश जब आगे पीछे हो जाता है अपनी कक्षा से और वो होता ही रहता है, तो वो फिर सामान्य हो जाता है। तो इसको फिजिक्स बहुत स्टडी करता ही है और इसकी थियरी बनाता भी है कि क्यों ऐसा होता है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है कि उनमें भी मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति है, जो उस आवेशों को सामान्य करने का काम करता है। तो ये तीनों तरह से इसको देख सकते हैं। बहुत बढ़िया भैया, अभी थोड़ा और क्लियर हुआ। जी। भैया जब मध्यस्थ शक्ति और मध्यस्थ बल को समझने जाएंगे और उसको प्रकृति में भी देखेंगे, अपने स्वयं में भी देखेंगे, और इसको जब सही से पकड़ पाएंगे तब मध्यस्थ जीवन को समझ पाएंगे, ऐसा ही ना भैया? हाँ, ऐसा ऐसा ही कह सकते हैं एक तरह से तो, लेकिन उसको पकड़ क्यों नहीं पा रहे हम? जैसे अभी मैं बोल तो रहा हूँ इतना कुछ मध्यस्थ बल मध्यस्थ शक्ति के बारे में, लेकिन स्पष्ट रूप से मेरे अनुभव में क्यों नहीं है वो चीजें? जैसे हम भी इसको जब भी कोई बोलेगा तो हम भी सुनते हैं, पढ़ते हैं इन चीजों को, तो विचार में तो स्पष्ट हो जाता है एक तरह एक स्तर की मेहनत करने के बाद। शायद कुछ समझ में ना आए, कुछ तर्क में ना बैठे, लेकिन एक लेवल की मेहनत के बाद तो चीजें फिर बैठ ही जाती है ना। फिर भी हमको अनुभव में क्यों नहीं आ रहा? तो फिर कहीं न कहीं वो हमारी दृष्टि इतनी परिमार्जित नहीं हुई कि हम उसको सही अर्थों में देख पाएँ। अभी तो विचार में लाया सिर्फ हमने इसको। अभी दिखा कहाँ है? अभी साक्षात्कार कहाँ हुआ? तो वो नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारा आपने हमने सम विषम आवेशों को पाल रखा है अपने में। विषम आवेश ज़्यादा जल्दी दिख जाते हैं, ऐसा मेरा खुद का अनुमान है, अपने जो भी देखा है उस पर से। सम आवेशों को देखना थोड़ा लंबा काम है, क्योंकि अच्छे लगते हैं ना वो, तो हम देखना चाहते नहीं है इसको कि ये दुःख है, ये पीड़ा है। तो मूल कारण तो उसका ये है कि हम मध्यस्थ जीवन क्यों नहीं हो रहे, तो हमने बहुत सारे आवेशों को पाल रखा है। वो दिख नहीं रहा,
वो दिखेगा तब तो हो ही जाएंगे, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता क्यों नहीं दिख रहा? एक ही बात है तीनों, लेकिन हम बार बार उसको 3-3 शब्दों में बोल रहे हैं। तो मध्यस्थ सत्ता दिख क्यों नहीं रही? मैं अभी मध्यस्थ सत्ता में ही हूँ, ऐसा क्यों नहीं दिख रहा? तो हमारी दृष्टि ठीक नहीं है भाई। जी सुनील भैया जी। आपका हाथ ऊपर किया हुआ है। भैया भैया जैसे हाँ। जैसे मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूँ, तो जैसे कोई किसी बच्चे के प्रति अपन ने एक मानसिकता में पाल रखा है कि इसको धमकाने पे ही ये सुधरेगा, या इसको डराने से ये कंट्रोल में आएगा। ऐसी मानसिकताओं के बारे में आप कह रहे होंगे शायद, ऐसा ही ना भैया? हाँ, ऐसा बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। हाँ धीरे-धीरे वो एक, दिखता है सर। हाँ हाँ, वो इस टाइप का, मतलब ऐसे एज ए उदाहरण के तौर पे हमने अपन दूसरों मान, के बारे में तो बहुत कुछ मान ही रखा है, हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ मान रखा है, वो भी हाँ दिखेगा धीरे-धीरे। वो अपने बारे में ही, तो जैसे मैं मन में सोच रखा है कि भाई दूसरे को मैं ऐसे करूंगा तब हैंडल होगा, ऐसे मन। नहीं, अब सोचते तो हम ही हैं, मानते तो हम ही हैं, लेकिन ये तो अभी दूसरों के बारे में माना ना कि इसको ऐसा करने पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा। हमने अपने बारे में भी बहुत कुछ मान रखा है, मैं ये कह रहा हूँ, और वो जैसे धीरे-धीरे भैया, दिखता है। जैसे भैया उसमें कोई उदाहरण दो ना। उसका बहुत सिंपल उदाहरण है कि हम अपने को श्रेष्ठ मान रखे हैं दूसरों से। बहुत बढ़िया, बढ़िया। ऐसा बहुत कुछ है, तो धीरे-धीरे दिखता है, हाँ वैसे हाँ हड़बड़ी बहुत नहीं वो है। हाँ, वो सभी मेरे अकॉर्डिंग चले, मतलब ऐसा बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ। हम्म। जी। हाँ, सुनील भैया बताइए। मैं कहता एक तो तुम वंदन यार, वास्तव में वंदन के लायक हो यार तुम यार। कम उम्र में अच्छी समझ है तुम्हारी, बहुत बढ़िया है। मुझे एक चीज बताओ, हुँ, भाई अस्तित्व में दो वास्तविकता है, व्यापक और इकाइयां। व्यापक क्रिया शून्य हो गया, इकाइयां क्रियाशील होगी, क्योंकि ऊर्जा संपन्न है इसलिए क्रियाशील है। तो हर क्रिया में तीन गतियां हो गई, सम, विषम और मध्यस्थ। अब सम सृजन वाली होगी, विषम विसर्जन वाली होगी, मध्यस्थ बने रहने वाली। तो जैसे एक तो वो सवाल ये बना पहले, जड़ परमाणु में, हो सकता तुमने बोला हो, मैंने ध्यान नहीं किया, दोबारा बोल देना अगर ऐसा हुआ है तो जड़ परमाणु में तुमने बताया कि इलेक्ट्रॉन साइंस सम और विषम को तो मान ही रहा है, मध्यस्थ को भी इसमें लिखा ना कि आदि नागराज ने कुछ अज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी ने पहचाना, वो चमक, जितना पहचाना उतना चमत्कृत हुए, ऐसा कुछ लिखा है ना। हाँ, तो हाँ, हाँ। पहले तो ये मध्यस्थ गति को पहचाना है क्या, कितना पहचाना है। दूसरा, जड़ परमाणु में विज्ञान ये मान रहा भी मध्यांश में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और परिवेश में इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये आकर्षित कर रहे हैं, मध्यांश अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। विकर्षण किससे हो रहा है, जिससे ये बना हुआ है। एक तो इसमें समझाओ थोड़ा सा। दूसरा ये कि जिससे ये अपने जड़ संसार में ये तो समझ में आता है, जैसे पेड़ में सृजन है, कोशिकाएं बन भी रही है, खत्म भी हो रही है, जब तक ज्यादा बन रही है कम खत्म हो रही है हर क्षण, तब तक सृजन है। जब खत्म होने वाली कोशिकाओं की संख्या ज्यादा हो जाए बनने वाली से, तो विसर्जन है। चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे जानवर का शरीर हो, चाहे मनुष्य का शरीर हो, ठीक है। सृजन विसर्जन तो समझ में आ गया, सम विषम। मध्यस्थ बने रहना, पेड़ पौधे का, मानव शरीर का, जानवर शरीर का, ये बना रहना। तो इसमें थोड़ा समझाओ, दूसरा सवाल ही हो गया मध्यस्थ को। और फिर तीसरा रखेंगे जीवन के बारे में, पहले दो तो हो जावे। हाँ, तो जो पहला कह रहे हैं ना आप, उसमें मतलब बाबा जी ने ये कहा कि जिन ज्ञानी विज्ञानी अज्ञानियों ने इसको थोड़ा भी देखा, वो चमत्कृत हुए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे विज्ञान कम्युनिटी ने इसको देख लिया। कुछ विज्ञानी ऐसे हैं जिनको थोड़ा ये दिखा, ऐसा है। अब ढूँढना पड़ेगा किन-किन को दिखा, किन-किन को नहीं दिखा, लेकिन कुछ-कुछ बातें तो समझ में आती है। जैसे कुछ जो क्वांटम फिजिक्स अभी बहुत मतलब
फूल फाल रहा है ना, और बहुत मुश्किल भी है जो समझना। उसके जो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, जो उसके मेन इक्वेशन है, उसमें से एक श्रोडिंगर इक्वेशन है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि इसकी कोई थियरी नहीं है इस इक्वेशन की। तो श्रोडिंगर को भी पूछते हैं कि भाई ये कैसे, कहाँ से ले आया आप ये इक्वेशन? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे भी नहीं पता कहाँ से आ गया, ऑनेस्टली कहूँ तो ये आ गया, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये मेरे मानस में आ गया। तो उनको कुछ तो प्रेरणा हुई ना कि भाई कुछ ऐसा है प्रकृति में बना हुआ, और उससे पूरा इतना बड़ा विज्ञान निकल के आ गया, एक शाखा निकल के आ गई। फिर रामानुजन को भी देखे, रामानुजन इनका तो एक ही इक्वेशन ऐसा था। रामानुजन के तो सभी इक्वेशन ऐसे थे कि जिनकी थियरीज नहीं थी पहले, उनको बस ऐसे ही सब मानस में आता था, वो लिखते रहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं गणित सिर्फ गणित नहीं है, इसको मैं उस तरह से नहीं देख रहा, लेकिन ये जो पूरी प्रकृति है और जो ईश्वर है, उनके बीच का जो संगीत है वो गणित में व्यक्त होता है, ऐसा उन्होंने कहा। और वो काफी भक्तिभाव वाले आदमी थे, उनको भी कुछ कुछ मतलब भास तो हुआ, हम कहे कि अनुभव तो नहीं हुआ, बेसिक डेफिनेटली नहीं हुआ, लेकिन कुछ आगे जाकर के देखा तो सही उन्होंने, और बहुत इतना कुछ कर दिया। तो यही कह रहे हैं कि जिन जिन लोगों को भी दिखा, उन्होंने बहुत, वो खुद भी चमत्कृत हुए और एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करके दे दिया, थोड़ा भी भास होने पर। यदि पूरा देख लिया होता तब तो फिर पूरा विज्ञान ही बदल देते, पूरा गणित ही बदल देते। तो ये कह रहा है इसमें। और इसके लिए जिसको ज्यादा समझना हो तो फिर पूरा हिस्ट्री देखना पड़ेगा विज्ञान का, कि किन किन साइंटिस्ट ने क्या क्या शोध किया और उसके पीछे के क्या क्या रीजन थे, कैसे किए वो सब शोध, सब पूरा देखना पड़ेगा। ये जो तीन जो उदाहरण मुझे ध्यान में है वो ये है। तो एक तो वो ये हो गया। बाकी साइंटिस्ट को तो बहुत अंदाजा नहीं है, ज्यादातर साइंटिस्ट को, ज्यादातर मैथमेटिशियंस को, जिनको हुआ उन्होंने खुद चमत्कृत हुए और बाकियों को चमत्कृत किया, थोड़ा बहुत भी भास होने से। ठीक है। दूसरा जो है कि पेड़ पौधों में, जीव जानवर में कैसे देखे, तो परंपरा तो बनी हुई है इनकी। तो मध्यस्थ बल कब है कब नहीं है इस तरह से उसको नहीं देख सकते, मध्यस्थ बल है ही, इसीलिए तो इतना सब कुछ है, इतने सालों से इतनी परंपरा, सभी एक प्रजाति की अपनी परंपरा बनी हुई है। सम विषम का ये होता है कि वो कभी है कभी नहीं है, मध्यस्थ बल तो है ही, तभी तो सब बने हुए हैं। और आवेश इतना क्यों नहीं फैल जाता कि चीजें बिल्कुल तहस नहस हो जाए, क्योंकि मध्यस्थ बल है जो उसको सामान्य करता रहता है। सम की ओर जाता है तब भी सामान्य करता है, विषम की ओर जाता है तब भी सामान्य करता है। फर्क बस इतना है प्रकृति में और हम में, मतलब पूरे जड़ संसार में और चैतन्य में, कि जड़ में जो है वो व्यवस्था के अर्थ में सम विषम होता रहता है, हम में जो होता है वो भ्रम के कारण होता है। तो जड़ का सम विषम एक हद तक उपयोगी भी है, और वो नियंत्रण में है बिल्कुल, पूरा इतना सम भी नहीं हो जा रहा कि चीजें बहुत नष्ट हो जाए, और इतना विषम भी नहीं हो रहा कि नष्ट हो जाए। तो वो मध्यस्थ बल है, उसका काम यही है कि उसको बना रहा है, बनाए रखा है। जबकि मानव में यह है कि उसकी उपयोगिता नहीं है आवेशों की, उसको दूर करना है, मतलब दूर होने हैं, जो भी भाषा ठीक लगे। तो ऐसा है इसमें, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ कम से कम। बाकी को कुछ और इसमें लगता हो तो बता सकते हैं। एक तो जड़ परमाणु भी समझाओ, सम विषम मध्यस्थ। वो देखिए, इसमें भी प्राणावस्था में भी जो ये होता है ना, वो सब परमाणु में ही होता है, सम विषम मध्यस्थ। पर हर बार परमाणु के लेवल पे जाके हम देख नहीं पाते, हमको बनने लगता है कि एक पत्ती बनी तो ये कुछ, मतलब हम कहेंगे मोटा मोटे तौर पर कि एक पत्ती आज एक किसी पौधे में निकली तो ये भी सम हुआ कुछ, लेकिन इतना लंबे टाइम फ्रेम में नहीं देख सकते ना उसको। परमाणु के लेवल पे जाकर के देखिए तो बहुत छोटे छोटे अंतराल में ये चीजें होती रहती है, और वो वहीं होती है। पत्ती क्यों बनी वही, तो कुछ उसके अंदर जो अणु परमाणु है उनमें ही कुछ हुआ ना। तो होता तो हर बार परमाणु के लेवल पे ही है। पेड़ अपने आप में कोई सम हो गया और कभी विषम हो गया, ऐसा मोटे मोटे तौर पे हमको दिखता है, लेकिन होता तो परमाणु के लेवल पे ही है सब। नहीं, जैसे पेड़ पौधों में तुमने बताया कि भाई सृजन विसर्जन सम विषम तो समझ में आया, मध्यस्थ तुमने तो बताया कि बीज विधि से जो परंपरा बनी हुई है या वंश विधि से जानवर में या मनुष्य शरीर में बनी हुई है, तो उससे बना हुआ है। तो अपन तो बात कर रहे हैं कि
हर इकाई परमाणु से बनी है। परमाणु में जो क्रिया है वो ऊर्जा के कारण है। हर क्रिया में 3 गतियां हैं, वो सम, विषम और मध्यस्थ। तो पेड़ में अगर समझना चाहे, सृजन समझ में आ रहा है, विसर्जन समझ में, सम और विषम समझ में आ रहा है, बने रहना थोड़ा, इसको और अभी बैठ नहीं रहा दिमाग में। तो साइंस ने भी नहीं माना इसको, सृजन सम और विषम गति को ही पहचाना, उसी पे काम हुआ, और मध्यस्थ को पहचाना नहीं पूरा, तो नहीं काम हुआ। तो इसको थोड़ा बताओ। एक तुमने वो जो बोला था ना कि सम विषम को पहचानने से साइंटिस्ट ने सैटेलाइट वगैरह छोड़ दिए, इतना कुछ विकास, जो भी तथाकथित भौतिक विकास, जो भी कुछ अनुसंधान हुए, तो वो आविष्कार हुए, वो सम विषम के आधार पे हो गए। ठीक है जी, तो एक तो हम ये भी थोड़ा ठंड रख सकते हैं कि इतने सारे साइंटिस्ट नहीं पहचान पाए मध्यस्थ को बने, मतलब बने रहने को, हमको भी थोड़ा टाइम तो लगेगा ही पहचानने में इसको। तो ठीक है, धीरे धीरे समझ में नहीं, आती इसमें है एक बार चीजें। अभी सादुल भाई देखिए कुछ कह रहे थे, पर वो जल्दीबाजी में बोल गए, तो हम तो इतना जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं भाई। तो सादुल भाई थोड़ा सा इसमें रोशनी डालो थोड़ी सी यार। नहीं, उन्होंने बताया थोड़ा बिजी है शायद। खेत में है क्या? अच्छा, नहीं अजय भाई भी आ गए अब तो अजय भाई सुन रहे हो क्या आप? हेलो अजय भाई। अच्छा, अभी ट्रेन में हो तो देखिए, ठीक है, थोड़ा पेड़ सा जब ये तक और बना बैठाना हुआ एक तो तो ये। रहता ही है ना, वो तो दिखता ही है। नमस्कार, लेकिन बहुत डर है। हाँ कोई बात नहीं, उनका नहीं आ रहा है आवाज, तो अगली बार पूछ लेंगे। पर मतलब जैसे जड़ परमाणु में मध्यस्थ को कैसे समझें, जड़ परमाणु में पहले, और जड़ वस्तुओं में, जड़ संसार में मध्यस्थ समझे, तो ये थोड़ा और स्पष्टता चाहिए। दूसरा आ जाए जीवन पे, तो जीवन भी एक परमाणु है। नहीं, शरीर ठीक तो है, जड़ में आ इसको गया। इतना पूरा कर लेते हैं पहले जड़ वाला, फिर चैतन्य पे जाते हैं। तो जड़ में तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मैं बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, ये तो कहते हैं ना कि थोड़ा पास आता है दूर जाता है, लेकिन वो फिर भी बना रहता है अपनी कक्षा में, तो यही मध्यस्थ बल है उसमें। फिर दूसरी बात देखिए कि हमने अभी कहा कि विज्ञान ये नहीं पहचान पा रहा कि ये न्यूक्लियस कैसे बना। उसकी थियरीज है बहुत सारे, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक प्रश्न तो है ही। तो वो कैसे गठन हुआ, है ना? यदि सम होता तो फिर गठन होते ही रहता। विषम है तो वो टूटते रहता। लेकिन ये तो बना हुआ है गठन अपने आप में एक, तो वो भी मध्यस्थ बल है। तो मध्यांश में भी मध्यस्थ बल है, और उसमें परिवेश को भी मध्यस्थ बल का प्रभाव है। परिवेश में मध्यस्थ बल नहीं होता तो मध्यांश में ही है, लेकिन परिवेश में भी उसका प्रभाव दिखता है कि वो एक अपने निश्चित दूरी में बने रहते हैं। बिल्कुल बहुत पास भी नहीं आ जाते, बहुत दूर भी नहीं चले जाते। अभी बहुत पास आएंगे आर्या जी तो ने भी बोला चीजें कि ये बिगड़ जो जाएंगी। परमाणु बना हुआ है, ये मध्यस्थ गति, मध्यस्थ बल शक्ति कारण है। लेकिन साइंस ने क्या माना है? जब मध्यस्थ को माना नहीं, तो परमाणु कैसे बना हुआ है? नाभिक तो आकर्षित कर रहा है ना? और विकर्षण किससे हो रहा है? मैं भूल गया है, तो बताओ। एक विकर्षण समान किससे? जब चार्ज होता है ना, जो एक समान चार्ज होते हैं उसमें विकर्षण होता है, जो असमान चार्ज होता है उसमें आकर्षण हाँ, होता है। तो प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, साइंस के हिसाब से। हाँ आदि नागराज जी हाँ तो हाँ। सब बराबर मान रहे हैं अंशों को। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण है, हाँ तो, इलेक्ट्रॉन के बीच विकर्षण है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच विकर्षण है। हाँ नहीं तो, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। हाँ तो उसमें ना आकर्षण है ना विकर्षण। मध्यांश में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो हम्म न्यूट्रल हो गया, प्रोटॉन हम्म पॉजिटिव है सारे, उनके अब बीच में हम्म आकर्षण है, इसलिए साथ में है। ठीक है, नहीं उनको वो बीच में, वो आकर्षण साथ नहीं में है, है। विकर्षण नहीं है। हाँ, वही तो हाँ तो प्रश्न है, वो हाँ इतने विकर्षण, सारे सॉरी। प्रोटॉन एक साथ कैसे इतने पास पास हो गए? हाँ ये कैसे हुआ फिर? विकर्षण है तो। दूसरा, वही। हाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो आकर्षित हो रहा है। तो हाँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कहते हैं ना, मध्यांश में इलेक्ट्रॉन के तो बराबर है या ज्यादा है? हम्म हम्म तो दोनों को मिला के, तो प्रोटॉन हम्म न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल चार्ज का हो गया, प्रोटॉन हम्म इलेक्ट्रॉन से थोड़े कम हो गए, तो फिर ये, नहीं नहीं, न्यूट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, प्रोटॉन तो उतना ही रहता है जितने इलेक्ट्रॉन। अच्छा ओके ठीक है।
तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया ना, तो फिर प्रोटॉन भी बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर, तो प्रोटॉन आकर्षित, तब तो ठीक है, वो बने रहना, समझ में आ गया। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ओके आकर्षित होंगे, पर कैसे होंगे? दोनों का नंबर से बराबर। हाँ, मतलब ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उनका जितना नेगेटिव चार्ज होता है टोटल सबका, उतना ही पॉजिटिव चार्ज, उतना ही प्रोटॉन सेंटर में है। तो जिस हिसाब से मोटा मोटा ये कह सकते हैं कि चीजें बैलेंस रहती। बट लंबी थियरी है ये सब, बहुत मतलब इतना जल्दी को बता पाना भी मुश्किल है। हाँ नहीं चलो, इसको कल अजय भाई से पूछेंगे दोनों। भाई मान लो प्रोटॉन हाँ। 10 है मध्यांश में, 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो आपस में इनमें विकर्षण क्यों नहीं है? अरे वो तो विज्ञान भी नहीं बता पा उसको इतना ही कह रहा है इलेक्ट्रॉन कि एक न्यूक्लियर फोर्स लगता है जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, जो कि न्यूक्लियस को बांध के रखता है। अब व्हाट इज द रीजन ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स, कहाँ से आ गया, व्हाट इज द कॉज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, वो एक प्रश्न है। अच्छा फिर सुनो, 10 इलेक्ट्रॉन भी हैं जो अलग अलग परिवेश में चल रहे हैं, वो तो चलो अपने से दूर हाँ। भी हैं एक दूसरे से। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ आकर्षित तो होने चाहिए ना, ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, तो ये आकर्षित हो रहे नहीं, हैं, उसकी तो भी जो विकर्षित उसका कैसे भी जो बताया हो ना रहे कि हैं? उसकी सर्कुलर मोशन है ना, उस वजह से वो पास नहीं आ रहे। जैसे सूरज सूरज तो इतना बड़ा है तो पृथ्वी को खींच ही रहा है, तो इतने सालों से क्यों पृथ्वी उसके अंदर नहीं चली गई? क्योंकि पृथ्वी की अपनी एक गति है। जैसे देखिए, आप मान लो उत्तर दिशा में दौड़े जा रहे हो और मैं आपको खींचूं पूर्व की ओर, तो मैं आपको 90 डिग्री खींच ही रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यदि आपकी दौड़ने की गति कम है तो मैं आपको खींच लूंगा। यदि आप इतनी स्पीड से दौड़ रहे हो कि मेरा खींचना कोई काम नहीं कर रहा, तो आप दौड़ते ही जाओगे। नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन अंश अलग अलग है, ठीक है, और वही। परिवेश में घूम रहे हैं। अब वो एक अंश अलग अलग है और इधर मध्यांश में सब एक साथ हैं, तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया, नेगेटिव अलग अलग है, तो खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये कैसे फिर बना हुआ है, विकर्षण कहाँ से आ रहा है, ये समझना था। चलो ये साइंस का, मैं भी थोड़ा याददाश्त कमजोर है, कल पूछ लेते हैं उनसे। और अब पेड़ में बता दो तुम मुझे, पेड़ में जानवर का शरीर मनुष्य शरीर में सम और विषम समझ में आ रहा है, बने हुए है, तो ये पेड़ बना हुआ है। बने हुए तो दिखता ही है ना, कितने सालों से, करोड़ों सालों से बनी हुई है चीज। एक ही पेड़ को देखेंगे तो दिखता है कि मर गया, लेकिन परमाणु तो बना हुआ है ना। नहीं अपन तो एक पेड़ की बात कर रहे हैं, पहले एक पेड़ में परमाणु से बना हुआ पेड़ पेड़ है। किससे बना है? परमाणु से ही तो बना है। हाँ कोशिका, कोशिका परमाणु से बनी, तो अब इसमें हाँ हाँ। सम दिख रहा है, विषम दिख रहा है, पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ घट रहा है, पेड़ बने हुए हैं, वो तो परंपरा बनी हुई है यार, तो पेड़ में हाँ, तो मैं वही समझ कह जाओ रहा हूँ, ना। देखिए, आप एक पत्ती को देखेंगे या एक पेड़ को देखेंगे तो मध्य से इतनी आसानी से नहीं देखेगा उसमें, क्योंकि एट अ हाँ टाइम कुछ तो हो ही रहा है, या तो बढ़ रहा है या फिर मर रहा है ना। लेकिन उसको बहुत सूक्ष्म लेवल पर जाकर देखना पड़ेगा, यदि आप परंपरा के लेवल पे नहीं देखना चाहते तो, कि उसका उसके अंदर जो परमाणु है सब, वो तो बने ही हुए है ना। अब आप हाँ, ये तो वो तो कहेंगे फिर फिर ये जड़ तो परमाणु परमाणु जिससे की बात हो समझाएंगे गई। कल अजय भाई, कि कैसे वो आकर्षण विकर्षण के बावजूद बना हुआ है, तो उससे फिर ये भी बना हुआ है, वो समझ में आएगा। चलो ये कल कर लेंगे। अब जीवन पे आ जाए, चैतन्य संसार हम्म में। हम्म तो जीवन भी परमाणु है, ये परमाणु में भी 3 गतियां हैं, सम विषम और मध्यस्थ। चूंकि ये भी ऊर्जा संपन्न है, इसलिए बल संपन्न है, तो और शक्ति संपन्न है। तो बल जो है, जैसे मैं बलवान हूं, अब मैं बलवान हूं, मैं बोल दिया, अब मेरी स्थिति है ये। अब मैं जब किसी को अपने बल का उपयोग नहीं करूंगा, तो वो मेरी शक्ति का प्रदर्शन हुआ, तो शक्ति उसका गति हो गया बल का, है ना। तो बल स्थिति हो गया, शक्ति गति हो गया, मैं इकाई हूं, ऊर्जा संपन्न हूं, ऊर्जा में डूबा भिगा गिरा हूं, तो इसलिए बल संपन्न हूं। बल संपन्न स्थिति है, शक्ति संपन्नता उसकी गति होगी, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब आ जाए कि ये मध्यस्थ, तो बल सम 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 सृजन, हाँ, तो वो जीवन परमाणु में सम गति को ऐसे पहचाना कि अगर
शरीर ने मन को नहीं पहचाना है, मन ने वृत्ति को वृत्ति ने, चित्त को चित्त ने, बुद्धि को बुद्धि ने, आत्मा को नहीं पहचाना, है ना। तो ये हाँ। विषम है और पहचान लेगा नहीं नहीं अध्ययन नहीं के नहीं, द्वारा, ऐसा तो नहीं सम है, है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आपको ये जो हो रहा है ना कि जीवन विद्या के शिविर कर ले, इतने सारे लोगों को समझा दे, ये सब सम है। जब आपको ये होता है कि किसी को मार नहीं, दे, किसी का मैं बुरा कर दे, पहले किसी अपन पे बात गुस्सा करें, कर खाली दे, जीवन वो परमाणु की बात विषम करें है। अभी अपन। तो अभी अपन पहले आपको जीवन होता है परमाणु मतलब कहाँ समझेंगे, होता उसके है? बाद आ जीवन जाएंगे। परमाणु में भाई जैसे पहले नहीं नहीं जड़ परमाणु समझेंगे तो पेड़ समझ में आ जाएगा, ऐसे जीवन परमाणु समझेंगे तो फिर बंधन भी समझ में आ जाएगा, अदिति भी समझ में वही आएगा। भैया, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ये जो आशा होती है कि जीवन विद्या के शिविर कर ले, इतने लोगों को तक ये बात पहुंचाते, ये कहाँ होती है? परमाणु में ही तो होती है, जीवन परमाणु में। हम्म, तो वो मन के ही तो अंशों की गति है ना, तो वो सम आवेश है उनका, मन के अंशों का। जब ये होता है कि किसी पे गुस्सा कर दे, किसी के साथ दांत टपट कर दे, झगड़ा कर दे, ये सब विषम आवेश है। जब हम्म, सहजता से बने रहते हैं, वो मध्य स्थिति है। हम्म, तो ये समझ परमाणु गया। में, जीवन परमाणु में ही होता है। वो मानव में आ गया। सुनो, तो मैं समझाता हूँ दूसरे को, और ऐसा अपन किसी को डांट दिए वो विषम, ये मानव में। अपन पहले जीवन परमाणु कर लें, फिर मानव पे आ जाएंगे, शरीर प्लस जीवन पे। पहले तो जीवन परमाणु में सम गति ये हो गई, विषम तो भी चली रही है कि पहचान नहीं रहा है शरीर मन को, मन वृत्ति को, इसको। सम ये हो गया कि ऐसा नहीं पहचानने है लग गया। भैया, ऐसा नहीं है। हम कहते हैं मानव पे बात करेंगे, मानव में कैसे देखेंगे आप सम हाँ, विषम? अभी आएंगे ना, मानव पे आएंगे, 2 मिनट जीवन बाद आएंगे परमाणु फिर। में के, जीवन परमाणु के साथ ही दिखेगा वो, वरना सिर्फ शरीर के साथ तो देखेंगे तो फिर वो तो प्राण अवस्था में देखने वाली तो बात नहीं, अभी होगी। अभी क्या हुआ था, नारगोल में मैंने पूछा था ये, मतलब उन्होंने पूछा था, सुरेश पटेल जी ने, तो अजय हाँ, भाई ने ये बताया था कि जीवन परमाणु में सम विषम मध्यस्थ को ऐसे देखें कि जब शरीर मन को नहीं पहचान रहा है ना, शरीर मन वृत्ति को नहीं पहचान रहा, तो ये तो हो गया विषम। और जब पहचान लग जाए, ये हो गया सम। आत्मा है मध्यांश, तो वो मध्यस्थ बल शक्ति संपन्न है। तो आत्मा जब अनुभूत हो गई परमात्मा में, तो उसके बाद आत्मा के अनुभूति के आधार पर बुद्धि का चलना, फिर उसके आधार पे, आत्मा के आधार पे चित्त का, वृत्ति का, मन का चलना, ये हो गया मध्यस्थ। ये बात थोड़ा लॉजिकल लगी मुझे, समझ में आ गई। लेकिन अब मानव पे आ जाए अपन, शरीर प्लस जीवन। तो मानव जो है शरीर प्लस जीवन, अब तुम आ जाओ उससे सम विषम। तो तुमने बताया इसे, मान लो मैं और लोगों को जोड़ना चाह रहा हूँ उसमें, तो ये सम क्रिया है, सम गति हो गई। और मैं ईर्ष्या द्वेष कर रहा हूँ, तो ये विषम हो गई। तो 6 आवेश आ और गए ये दोनों ही मानव। आवेश है। हाँ, हाँ ये सुनो, दोनों ही आवेश है। अब इसको समझ लेते हैं। मानव में 6 आवेश हो गए, 6 में से 3 षट आवेश में 3 तो सम्मोहनात्मक वो समावेश हैं, ये 3 विध्वंसात्मक ये विषम हो गए। और ये सम और विषम दोनों व्यवस्था के लिए नहीं है, व्यवस्था निर्माण नहीं होने देते हैं, व्यवस्था में जीने नहीं देते हैं, इसलिए स्वीकार्य नहीं है। अब हमको मध्यस्थ में आना है, सम विषम से मुक्त होना है। तो सम आवेश 3, विषम आवेश 3 मानव में। जबकि तुमने बताया था जड़ परमाणु में सम और विषम दोनों व्यवस्था के लिए है। मनुष्य में सम और विषम दोनों स्वीकार्य नहीं है, व्यवस्था के लिए नहीं है। ठीक है, तो परंपरा ने बोला भी 6 आवेश से मुक्त हो जाओ। आदरणीय नागराज जी कह रहे हैं कि युक्त हो जाओ इससे, मध्यस्थ से, तो मुक्त अपने आप हो जाओगे। वहां पे समाधि विधि से आशा विचार इच्छा को चुप करके वैसे आवेश से नहीं मुक्त नहीं, होने अब की वो बात कही। कंपेयर करने जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, अभी टाइम भी हो गया। अभी इतने पे ही रखे कि ये समझ में आ गया हो तो फिर हम आगे बढ़े, तो कंपैरिजन फिर बहुत लंबा चलेगा। हाँ तो और उसकी हर नहीं, बारी हाँ में आप तुम बहुत बताओ, आप तुम इसका आवश्यकता भी बताओ, नहीं। सम विषम मतलब मध्यस्थ बताओ, मानव बताओ मध्यस्थ। वो जीवन आत्मा में आत्मा परमात्मा अनुभूत हो जाए, उसके बाद जैसा फिर हम जिएंगे, हाँ, वो
मध्यस्थ हो गया, ऐसा ना? जो अनुभव संपन्न होकर के, आचरण पूर्ण होकर के जिन्हें की हम लोग बात करते हैं, वही। ओके, तो ठीक है। इसमें आज का समय हो गया, वैसे तो अपन लेट चालू करते हैं, पर हाँ कल थोड़ा अजय भाई से ये तो जड़ परमाणु को और समझ लेते हैं मध्यस्थ का। साइंस नहीं मान रही तो फिर साइंस कैसे मान रही है कि बना हुआ है ये, वो समझ लेते हैं। उस नहीं, उसकी शरीर थियरी आपको आसानी से मिल जाएगी इंटरनेट पे कि मेसॉन नाम के कण का, मतलब वो कण से भी छोटा कण लेकर के आ गए, उसकी थियरी बना दी। ऐसा सब कुछ है, लेकिन फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे। और बहुत अपने अध्ययन के लिए वो चीजें पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। ठीक है, चलिए। कुंज बिहारी भैया जी क्या कह मेरा रहे हैं? सवाल तो हो गया, अब और कोई रखे? हाँ जी भैया, जी, मैं तो ये नजवाना सोच रहा कि वो जो साइंस अब जो समझ नहीं पा रही है ना उस बल को, तो उसको अभी गॉड पार्टिकल के नाम से वो दिया है, उसकी पूरी थ्योरी कुछ उनको मिल नहीं पा रही है। तो अब वो जो बल है उसको उन्होंने गॉड पार्टिकल के नाम से अभी रख रखा है। नहीं 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 नहीं, वो बल नहीं है। गॉड पार्टिकल एक बहुत अलग ही चीज है, और वो बेसिकली स्ट्रिंग थियरी वालों का काम है। शायद उनका ही है। स्ट्रिंग थियरी का है? नहीं, उनका नहीं है, सॉरी। लेकिन अलग अलग शाखाएं बन गई है विज्ञान में, उनमें से कोई एक थियरी है जो इसको कर रही है, ये और उसको क्वांटम एज ए फिजिक्स, पार्टिकल ही देख रही है, उसको भी क्वांटम अभी बल फिजिक्स के का रूप ही में नहीं बता देख रहे रही। थे सर। मैं तो एक्चुअली विज्ञान का मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, पर मैंने भी शायद ये अपने ग्रुप डिस्कशन में ही कहीं बात हुई थी। हाँ, नहीं तो नहीं, शायद लेकिन क्या है ना भैया, देखिए, गॉड पार्टिकल जो जब उन्होंने खोजा ना, तब उन्होंने बहुत बड़े बड़े ये दावे किए थे, और उस वजह से वो बहुत पॉपुलर हो गया कि इससे जगत को समझ लेंगे। लेकिन आज तक गॉड पार्टिकल को लेकर के फिर आगे कोई चीज उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दी हो, ऐसी कोई भी थियरी नहीं आई अभी तक, जहां तक मेरे ध्यान में है। तो वो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, और नहीं होगा, क्योंकि वो चीजों को और छोटा करके यार एक दूसरे से टकराव करा के कोई ऐसा पार्टिकल ढूंढ लिए जो उनको ढूंढना था। लेकिन भी ठीक है, वो मिल गया। लेकिन उससे एक पार्टिकल से तो थोड़ी ना आप समझाओगे चीजों को। तो जो मध्य सत्ता को पहचाने बिना तो वो नहीं हो पाएगा। या हम अनुमान कर सकते हैं जो बाबा जी कह रहे थे उसके आधार पे। और वैसा ही हो रहा है कि गॉड पार्टिकल ढूंढने के बाद भी ये लगे ही है अभी तक कि इससे नहीं हो पा रहा। तो उसकी थियरी कभी पढ़ सकते हैं, आपको यदि मतलब इंटरेस्ट हो तो मैं ढूंढ के भेज सकता हूँ। मैंने भी बहुत पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना तो पता है कि उससे चीजें निकली नहीं जितना वो चाहते थे, उतना पता है। नहीं, पर एग्जैक्टली उससे क्या कमी रह गई वो नहीं पता मुझे भी। उससे भैया और अपन जान भी लेंगे तो अपना तो कुछ भला होना नहीं है, अपना भला तो मध्यस्थ दर्शन ही करेगा। हाँ, तो नहीं, ये तो इंटरेस्ट हो और आपने पूछा तो मैंने सोचा पढ़ना हो नहीं तो वो पढ़ सकते। मैंने भी वो इसीलिए नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं कह नहीं, रहा हूँ कि गोष्ठी में हाँ ही कहीं ये बात चल रही थी, उस समय किसी ने रखा था कि हाँ शायद क्वांटम फिजिक्स का ऐसा थ्योरी आया है, या ऐसा किसी कुछ कुछ वैज्ञानिकों का मत है ऐसा। तो हाँ, जी कुछ कुछ विज्ञानी तो भैया टुकड़े टुकड़े में बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो तब तक स्वीकृत नहीं होता जब तक पूरी विज्ञान कम्युनिटी उस पर सहमत ना हो जाए। तो आज के दिन तो ये थियरी ऐसी नहीं है जिस पर ना तो बिग बैंग थियरी ऐसी है ना, उस पर भी इस पूरी विज्ञान कम्युनिटी सहमत नहीं है, ना गॉड पार्टिकल थियरी पे लोग सहमत है। तो इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, जो एक ही से वाक्य में पूरे विज्ञान की समीक्षा कर दी कि काली दीवार के सामने आके खड़े रह गए। तो वैसी जगह पर है कि कोई एक थियरी सब स्वीकार नहीं कर पा रहे। एक भी थियरी आज के दिन ऐसी नहीं है जो या तो परमाणु के लेवल पे बिल्कुल ऑथेंटिसिटी से बात को बता पाए, या बिल्कुल बड़े लेवल पे गैलेक्सी के लेवल पे, ब्रह्मांड के लेवल पे चीजों को ठीक से बता पाए। बिग बैंग थियरी भी बहुत गलत सिद्ध हो गई, मतलब बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हो गए उसके सामने। जी ठीक भैया। है, लेकिन उनका जो जिज्ञासा है वो बना हुआ है, वो भी बहुत अच्छी बात है। वो लोग मतलब ये नहीं कह रहे कि चलो छोड़ो, खाओ पियो मौज करो, ये कोई विज्ञानी नहीं कहता। तो जो जिज्ञासा है उनकी वो बनी हुई है, और बहुत बहुत मतलब प्रेरणा लेने वाली बात है कि इतने फेलियर के बाद भी लोग लगे हुए हैं। पीढ़ियां निकल गई मतलब, फिर भी ठीक है, ये अच्छी बात है उनकी, हमको भी सीखना चाहिए उससे। ठीक है, तो इतना रखे आज, बहुत अच्छी चर्चा हुई। कल जी उस पर भैया। करेंगे मानव मानव संबंध में विज्ञान, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ, तो तुमने एक नहीं शब्द नहीं, बोला था, मेरे को लगा यार कि इसको समझना चाहिए पूरा। उसमें इतना ही है भैया, अभी जो सब बहुत कह रहे हैं ना कि मैकेनिक्स ऑफ रिलेशनशिप और मैकेनिक्स ऑफ बिहेवियर, वो सारी चीजें शब्द प्रयोग करते हैं।
तो उसी संदर्भ में मैंने कह दिया था कि कुछ तो विज्ञान जैसा उसमें भी है कि भाई हम किसी एक वक्त पे किसी क्रिया को देखते हैं, किसी एक वक्त पे कोई निर्णय लेते हैं कि अच्छा अब यहाँ ये बोलना है, तो उसका भी कुछ हम ऐसे इस तरह से विश्लेषण करते हैं, तो उस अर्थ में उसको थोड़ा ये कह सकते हैं कि विज्ञान है। मैं बहुत ये नहीं कह रहा कि जैसा जड़ में विज्ञान है वैसे ही संबंधों में विज्ञान है, ऐसा नहीं है। उसका एक अलग भाग है पूरा, जिसको विवेक के रूप में और न्याय के रूप में पहचान रहे हैं हम लोग। लेकिन ये तो थोड़ा मैं उसको इस तरह से कह रहा था कि विज्ञान भी बहुत बड़ा भाग है और विवेक भी बहुत बड़ा भाग है, और जागृति के बाद दोनों इतने तारतम्य हो जाते हैं कि फिर उन चीजों को अलग करना मुश्किल है। उसी अर्थ में कह रहा था, तो उसमें बहुत कोई डीप में जाने का कोई वो है नहीं। मतलब मानव मानव के बीच में तो व्यवहार ही है, और व्यवहार के लिए ज्ञान ही है, हाँ। मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, जी। और और न्याय मानव की मनुष्य तो दृष्टि प्रकृति के होना बीच में। आवश्यक है। ठीक है, ओके। लेकिन उसको हम कह सकते हैं कि हम एट अ टाइम कोई डिसीजन लेते हैं, एट अ टाइम देखते हैं कि मेरी क्या स्थिति, सामने वाले की क्या स्थिति, तो थोड़ा कालवादी हम होते हैं, थोड़े क्रियावादी होते हैं, थोड़े निर्णयवादी भी हम उस टाइम होते ही है। उस अर्थ में कह रहा था कि थोड़ा यहाँ भी विज्ञान जैसा कुछ दिखता है, लेकिन जो है वो तो बड़ी बात है, वो विवेक के रूप में पहचान रहे हम लोग। तो बहुत ओके। ठीक उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, उसमें इतना सोचने हाँ, की। हाँ, पत्नी से व्यवहार ठीक हो जाए, बाकी ठीक है, ये विज्ञान में ज्ञान देख लेंगे। ठीक है, ओके। ये भैया आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है क्या? हाँ हाँ हाँ, अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। आज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों आपका जोश देख के लग रहा है कि कुछ तो है, तो मैंने कहा बर्थडे तो नहीं है, वो तो शिवरात्रि पे होता है, तो नहीं, कैसे वेडिंग पता पड़ा आपको? एनिवर्सरी होगी आपके जोश से। नहीं नहीं, मेरे को तो ध्यान ही भी आपने दिलाया। अरे राम। संध्या को ध्यान था, संध्या भाभी को फोन करना पड़ेगा। उसका जन्मदिन भी आज, और हम्म, मेरे को कल तो उसने बताया था, तो मुझे लगा भूलना नहीं है, नहीं तो वो हमेशा के हर बार वो याद दिलाती है मेरे को। जब मेरे मदन का फोन आता तो मुझे याद आता है। तो अभी बाकी फोन मैं, काट दो, अभी बीस फोन का कर दो मतलब पहले। जीवन विद्या समझ में आई नहीं है आपको। सहअस्तित्व में अभी तक आप अपनी पत्नी तक को नहीं देख पा रहे हो। सैड सैड सैड। हाँ हाँ, तो अभी ये रिकॉर्डिंग शेयर करती हूँ मैं अभी भाभी से। मैं समय की, नहीं, संध्या पास में बैठी है। ज्योति दीदी फोन कर दे, उससे पहले आप फोन करके या कह ही दो आज एडवांस। वो कह रही है, वो कह रहे हैं वो पास में ही बैठी है। वो जस्ट ऊपर आई है, अभी बैठी पास में, तो वो, मैं वो समय से आजाद हो चुका हूँ। क्या आता ना वो अपने समय की अवधि काल है। देखो। क्या आवाज आई पीछे से बताना जरा, मैं सुन नहीं पाई ढंग से। नहीं, अपना कुछ है ना, उस समय की अवधि काल है, तो समय की गणना नहीं है जीवन में, जो अमर होता है उसमें। तो ऐसी मुझे अपनी वो ये बर्थडे, खुद की बर्थडे भी याद नहीं आती है, और वो भी मेरे मदन लोग के उनके नेचर में फोन करना, तो उससे ध्यान आता रहा, अच्छा आज बर्थडे है, और ऐसी एनिवर्सरी भी याद नहीं आती है। और भैया भैया कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, क्योंकि अभी सोम भैया ने कहा था कि पुरुष जो है वो समाज उन्मुखी होते हैं और स्त्रियां परिवार उन्मुखी, हाँ हाँ, है ना? तो ये तो जीन गलतियां विद्या हो, में ऐसे ऐसे होता है, परिवार हाँ की तरफ ध्यान कम रहता है तो डेट्स नहीं याद रहती है। हाँ, मैंने ठीक तो बात है। ऐसा स्वीकार लिया है, भैया ने बोला तो। बहनों के सभी का ये प्रश्न तो रहता ही है। हाँ, और फिर क्या, अब ये दुर्घटना सुघटना बनी है जीन विद्या में आने के बाद, तो सब ठीक ही होगा आगे, ऐसी आशा है। क्या दुर्घटना क्या बन गई? अरे अभी शादी की दुर्घटना मानता था मैं, जीन विद्या में आने के बाद ये सुघटना हुई है, अच्छा अच्छा। तो सब ठीक चल रहा है, पहले से अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है, और अच्छा होगा। तो मतलब ये परिवार के बारे में इतना महिमा जो है ना, वो समझ में जीवन विद्या में आने के बाद आई है, परिवार की महिमा ही। तो ठीक है, वैसे आज का टाइम तो हो गया है, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सुनील भैया, भाभी की महिमा पे ध्यान दो, परिवार की महिमा तो आपको समझ में आ जाएगी, वैसे भी आज उनका दिन है, तो हाँ, नहीं, ठीक है। हाँ, आज आज वहां ध्यान दीजिए आप, है ना? हाँ, ठीक है, सभी को ओके, नमस्कारम। सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को, दोनों को।